हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 11 जिसका नाम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले अभ्यास के प्रश्न उत्तर तो देखें। तो यहाँ पर आपका जो पहले अभ्यास का प्रश्न दिया हुआ है उसमें देखें लिखा है अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहला जो आपका लिखा हुआ है उसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको रिक्त स्थान जो है वो भरने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव, मतलब जिन द्रवों से विद्युत चालन हो सकता है ऐसे द्रव जो होते हैं अधिकतर वो कौन से होते हैं। तो बच्चों इसमें जो है अम्ल, कोई भी अम्ल है या कोई भी क्षार है या फिर कोई भी लवण है, ठीक है। ये तीनों ही जो हैं क्या करेंगे, ये रासायनिक प्रभाव जो है विद्युत का वो दिखाएंगे और विद्युत इनमें से चालन होएगा, मतलब विद्युत का चालन होएगा, ये अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो गया हमारा अम्ल, क्षार और लवण। तो तीनों ही हम यहाँ आंसर लिख देंगे, अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन होते हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। रिक्त स्थान में किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह कैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा, है ना। तो वह कैसा प्रभाव करेगा, रासायनिक। तो विद्युत जब किसी विलयन से प्रवाहित हो रही है तो वहाँ पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होगा। जैसे आप यह चित्र भी देख सकते हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है चित्र। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि ये विद्युत के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ बैटरी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये बैटरी हो गई, ये बल्ब हो गया और यहाँ पर अम्ल के रूप में नींबू का रस लिया गया है, ठीक है। तो इस नींबू के रस में से जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया तो ये बल्ब जो है ये जल जाएगा। बल्ब जल जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है, इसके रासायनिक प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ यही लिखा है रासायनिक प्रभाव। इसके बाद अगला देखते हैं। अगले में लिखा है यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के कौन से टर्मिनल पर संयोजित होगा। तो देखें बच्चों, जो कॉपर यानी तांबा Cu2+ करके हम लोग मेनली उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस टर्मिनल पे जाएगा, फिर ऋण टर्मिनल पे, ठीक है। ऋण टर्मिनल यानी माइनस वाले टर्मिनल पे जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो दिया हुआ है उसमें लिखा है विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो देखें इस प्रक्रिया को जिसमें हम किसी विद्युत द्वारा किसी भी धातु की दूसरी धातु के ऊपर परत चढ़ा रहे हैं तो उसको कहा जाता है विद्युत लेपन। क्या कहेंगे बच्चों, विद्युत लेपन। तो आंसर आ जाएगा आपका विद्युत लेपन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, यहाँ पर ये देखें आपके लिए ये वीडियो लगाई हुई है, इसमें साफ दिख रहा है कि ये बच्चे ने रासायनिक प्रभाव जो है ये उत्पन्न हुआ है। इसने ये अम्ल के रूप में यहाँ नींबू का रस ही लिया है। ये देखें वो जो आपका क्रियाकलाप था बुक का वो बिल्कुल यहाँ वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये बच्चा जो है इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है और ये विद्युत के तार इसमें प्रवाहित किए और नींबू का रस लिया हुआ है इसने, और इस तरह से यहाँ रासायनिक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो आप सब बच्चे इसको अच्छे से देखें। देखो यहाँ रासायनिक प्रभाव के कारण बबल्स भी उसमें निकल रहे हैं, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, ये देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका दूसरा क्वेश्चन, जब किसी संप्रेक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आपने व्याख्या करनी है, व्याख्या आपने किस चीज़ की करनी है कि जो यहाँ पर चुंबकीय सुई जो है विद्युत धारा के प्रवाहित होने से वह उसमें कोई मूवमेंट होता है, गति होती है या नहीं, वो बताना है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है वो है हमने एक्सप्लेन करना। तो देखें लिखा है आंसर, चुंबकीय सुई जो है, चुंबकीय सुई
में विक्षेपण विलयन का सुचालक होना दर्शाता है। तो ये चुंबकीय सुई आप यहाँ देख सकते हैं क्रियाकलाप में, ये चुंबकीय सुई है, ये विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है, ये बैटरी लगाई गई है साथ में। तो ये जो जैसे ही यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये जो सुई है ये अपना थोड़ा सा गति दिखाएगी, विक्षेपण दिखाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण क्या दिखा रहा है कि ये सुचालक है, अर्थात विद्युत का परिपथ पूरा हो जाने के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपण दर्शा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जब विद्युत का परिपथ पूरा हो गया तो वह क्योंकि सुचालक है इसीलिए वह विक्षेपण दिखा रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो ये चित्र जो है ये ही चित्र इसके लिए भी है। आप इस में देखें कि यहाँ पर हम जो ये चुंबकीय सुई है ये किस किस रसायन से विक्षेपण दर्शा सकती है। तो देखें बच्चों, यहाँ पर विभिन्न रसायन जिनका प्रयोग करके हम मतलब कि परिपथ को पूरा कर सकते हैं, तो वो सुचालक होने चाहिए। सुचालक होने का मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा था पहले क्वेश्चन में कि वहाँ पर कोई अम्ल, क्षार या लवण का हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसके कारण ये चुंबकीय सुई जो है विक्षेपण दिखाएगी। तो इसलिए अब यहाँ पर देखें आंसर जो लिखा है, सिरका, नींबू का रस और नल का पानी। ठीक है, ये तीनों ही पदार्थ ऐसे हैं जिनमें से होकर अगर ये विद्युत धारा प्रवाहित होएगी तो चुंबकीय सुई विक्षेपण दिखाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि चित्र दिया हुआ है, यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये चित्र दिया हुआ है, दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। यहाँ पर ये बल्ब नहीं जल रहा है, तो आपने बताना है इसके विभिन्न कारण कि ये जो बल्ब है क्या आप संभावित, यहाँ लिखा है कि क्या संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं। तो यहाँ पर किन किन कारणों से ये बल्ब नहीं जलेगा वह जो है उनकी सूची बनानी है हमने। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या क्या हो सकता है कि बल्ब नहीं जलने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, संयोजक तारों का सही से ना जुड़े होना। तो देखते हैं जो यह संयोजक तार हैं, ये जो तार है जो इसको बैटरी को, बल्ब को या रसायन को आपस में जोड़ रहे हैं, इनको संयोजक तार कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्या है, संयोजक तार, जोड़ने वाले तार है ना। तो इनका आपस में सही से ना जुड़ा होना, कहीं पर हो सकता है इनमें कोई कट हो, है ना, तो या फिर यहाँ बैटरी से ढीले से जुड़े हों तो बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा कारण देखते हैं, विलयन का हानि। यहाँ बच्चों ये हीन चालक आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो शब्द है ये है हीन चालक। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, ये हानि चालक नहीं बच्चों, हीन चालक आप इसे कर लें, ये है हीन चालक होना। ठीक है, विलयन का हीन चालक होना मतलब उसमें से विद्युत धारा जो है वह प्रवाहित ना होती हो, ऐसा विलयन ले लिया गया हो, है ना। हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि अम्ल, क्षार या कोई लवण, ठीक है, ये तीनों ही अगर हैं तो वहाँ पर विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक है, अगर यहाँ भी जो विलयन है, मान लो आप बिल्कुल अशुद्ध जल ले लेते हैं तो भी ये विलयन जो है हीन चालक हो गया और उसके कारण ये बल्ब जो है आपका जलेगा नहीं। ठीक, तो इस तरह से कोई विलयन ऐसा लिया गया जो हीन चालक है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, बल्ब के तंतु का टूटा होना। सही बात है कि यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ है उसका ही तंतु टूटा हुआ है, उसे भी चेक कर लेना चाहिए कि बल्ब जो है वह ठीक से लगा है या नहीं लगा हुआ। ठीक, तो उसको भी हम देखेंगे, तो तंतु अगर टूटा होगा तो बल्ब वैसे ही नहीं जलेगा। तो इस तरह से इसके अलावा हम और पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि ये जो बैटरी के सेल हैं ये सही से ना जुड़े हों। तो बच्चों बैटरी के जो सेल हैं इनका भी ना जुड़ा होना कारण हो सकता है कि ये जो बल्ब है ये ना जले। तो इस तरह से ये आप कारण जो हैं दिए हुए हैं इनको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि 2 द्रव हैं जिनमें से एक ए है दूसरा है बी। ठीक है, विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संप्रेक्षित्र का प्रयोग किया गया 2 द्रवों में। ठीक है, यह देखा गया कि संप्रेक्षित्र का बल्ब जो है द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बी के लिए वह अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब इस तरह से जो है उससे आपका क्या निष्कर्ष निकला है ये आपने बताना है। ठीक है, तो निष्कर्ष जो हैं हमारे पास 4 हैं, देखो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इनमें से एक चूज़ करना है। तो पहला निष्कर्ष जो है
इसको पढ़ते हैं। पहला है द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। दूसरा है द्रव बी जो है द्रव ए से अच्छा चालक है। फिर है दोनों द्रवों की चालकता समान है। द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि बल्ब जो द्रव ए से जो जा रहा है वह चमकीला दीप्त हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव ए है वह अच्छा चालक है ना, तभी तो उसमें ज़्यादा चमकीला दीप्त हुआ। तो हमारा ऑप्शन जो है आंसर का पहला वाला ही आएगा कि द्रव ए जो है द्रव बी से अच्छा चालक है। तो यही आंसर देखो यहाँ लिखा है, द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है। अब शुद्ध जल जो होता है कि पीछे ही अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अशुद्ध जल के रूप में होता है, ठीक है, उसको हम अशुद्ध जल भी कह देते हैं, वो शुद्ध जल होता है। तो जो शुद्ध जल है उसमें से विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई लवण तो होता ही नहीं है ना। तो देखें क्वेश्चन में आगे लिखा है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसको चालन बनाने के लिए सीधी सी बात है, हम कोई उसमें लवण मिला दें, अम्ल मिला दें, या कुछ क्षार भी मिला सकते हैं। जल में तो हम तीनों में से कुछ भी मिला सकते हैं, है ना, तो वो हमारा विद्युत का चालन करेगा। तो देखें आंसर नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। शुद्ध जल को चालक बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा अम्ल या लवण की डाल देनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें क्षार भी डल सकता है। क्षार के लिए हमारी क्लास में बच्चों ने जो है साबुन का प्रयोग किया था और उसको करके खुद देखा था, तो इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, वो आप लोगों के लिए अलग से हम डाल देंगे। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो बच्ची ने एक सायरन का प्रयोग किया है। सायरन मतलब वहाँ पर एक अलार्म जो है उसका यूज़ किया गया है। अलार्म जो है वह बजती है और उससे पता चलता है कि जो लवण या अम्ल के अलावा क्षार से भी जो विद्युत की धारा वह प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो आप सब उस वीडियो को ज़रूर देखें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि विद्युत आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए, फायरमैन जब कहीं भी आग लग गई है और उसको वहाँ पर उसको बुझाना है ना, तो विद्युत आपूर्ति बंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि पानी जो है, अभी हमने पढ़ा पीछे, पानी जो है क्या है, वह सुचालक होता है ना, विद्युत का सुचालक होता है। और आग लगी हुई है तो अब वहाँ पर क्या हो सकता है, कोई विद्युत का उपकरण हो, तो जो फायरमैन जब पानी वहाँ पर डाल रहे हैं तो क्या होगा कि वो उनको झटका लग सकता है, ठीक है, करंट लग सकता है। और उस झटके या शॉक या करंट से बचने के लिए विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आंसर देखते हैं। आंसर में लिखा है, फायरमैन आग लगने के समय उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है, क्योंकि जल विद्युत का चालक होता है और विद्युत आपूर्ति बंद होने से विद्युत शॉक से बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि विद्युत शॉक से बचने के लिए उन्हें बंद करना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो लिखा है बच्चों कि तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संप्रेक्षित्र से पीने का पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं। तो देखें, इसको आंसर को थोड़ा सा एक बार बड़ा कर लेते हैं पहले, अब आपको अच्छे से दिखाएगा। तो देखें, ये बताना है कि समुद्र के पानी या फिर जो दूसरा पानी है उसमें से विद्युत धारा किस में ज़्यादा अच्छे से विक्षेपण दिखाएगी, चुंबकीय सुई, ठीक है। तो यहाँ देखें आंसर जो लिखा हुआ है। अब आपको पहले तो ये पता होगा कि जो समुद्र का जल होता है उसमें अधिक मात्रा में लवण होते हैं। समुद्र के जल में क्या है बच्चों, अधिक मात्रा में लवण होते हैं, वह पीने योग्य नहीं होता। पीने योग्य किस लिए नहीं होता, क्योंकि उसमें लवण ज़्यादा है। पीने के योग्य ऐसा जल नहीं होता। तो जहाँ लवण ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ से ज़्यादा मात्रा में विद्युत आपूर्ति होएगी, मतलब विद्युत प्रवाहित होएगी। तो अब आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। तो आप
आपने जो सोचा बिल्कुल सही, उसी को अब हम पढ़ लेते हैं कि आंसर क्या लिखा है। घरों में पीने के पानी की आपूर्ति करने से पहले पानी को साफ शोधित किया जाता है, जिससे पानी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के लवण व अशुद्धियाँ आदि को निकाल दिया जाता है। ऐसा जल पूरी तरह अशुद्धियों से मुक्त नहीं होता, उसमें चालकता का गुण कुछ मात्रा में कम हो जाता है, जबकि समुद्र के जल में बहुत सारे लवण घुले होते हैं, जिसके कारण समुद्र का जल विद्युत का अच्छा चालक होता है। अतः समुद्र का पानी परीक्षण के समय चुंबकीय सुई को ज़्यादा विक्षेपित करता है। तो बच्चों बिल्कुल वही है ना जो आपने सोचा था कि समुद्र के जल में ज़्यादा लवण होते हैं, इसलिए वहाँ चुंबकीय सुई जो है वह ज़्यादा विक्षेपण दिखाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया, आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? इसकी आपने व्याख्या करनी है कि जो लाइनमैन है, मान लो बारिश हो रही है और बारिश के समय लाइनमैन कोई तार ठीक कर रहा है, कोई तार टूट जाते हैं बारिश के समय, है ना, तो क्या उसके लिए वह विद्युत की मरम्मत उस वक्त करना ठीक होगा? तो आप बच्चों खुद सोच सकते हैं, बारिश हो रही है तो इसका मतलब जल है वहाँ पर, है ना, जल है तो जल क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। विद्युत का चालक है तो इसका मतलब अगर वो लाइनमैन वहाँ पर तार ठीक कर रहा है, कोई तार टूटा हुआ है तो उसको शॉक लग सकता है ना, तो इसका मतलब उसको झटका जो लगेगा उसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि सारा खुद वो गीला हुआ है, बारिश वैसे हो रही है ऊपर से तो तार भी गीले हो रहे हैं। तो ऐसे में उसको बिल्कुल भी तार की मरम्मत नहीं करनी चाहिए। जब बारिश रुक जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, उस वक्त तार की मरम्मत करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका। देखें, आप ये चित्र भी देख सकते हैं इसके लिए। ये देखें, ये करंट जो है ये लग सकता है बिल्कुल। ये विद्युत की तार ठीक करने के लिए लाइनमैन जा रहा है, और कब जा रहा है, जब बारिश नहीं हो रही। तो लाइनमैन को कब जाना है बच्चों, जब बारिश नहीं हो रही है, मौसम साफ हो गया है, उस वक्त तार को ठीक करना है। कई बार क्या होता है, एक बार बारिश होके बीच में रुक जाती है और दोबारा होने लगती है, तो ऐसा भी आपने रिस्क नहीं लेना है। और जब बारिश बिल्कुल तरह से रुक जाए, बिल्कुल विश्वास हो जाए अब बारिश नहीं होगी, तभी तार को ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर लिखा है नहीं, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन की विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है। ऐसा इसलिए कि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है और लाइनमैन द्वारा वर्षा में विद्युत का कार्य करने से उसको विद्युत का शॉक यानी कि झटका लगने का खतरा बना रहता है। वर्षा के कारण लाइनमैन के साथ साथ विद्युत की लाइन भी भीग जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये आंसर लिख सकते हैं, समझ गए होंगे कि आंसर क्या है। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल। इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संप्रेक्षित्र से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखें बच्चों, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि आसुत जल जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध जल होता है, जिसे वाष्प से बनाया जाता है। ठीक है, वाष्प से बनता है वह, उसमें कोई भी अशुद्धि या लवण कुछ भी नहीं मिला होता है, इसलिए वह जो आसुत जल है वह विद्युत का हीन चालक होता है। ठीक है, इसी तरह से जो वाष्प कण हैं वह जब आसमान में इकट्ठे हो जाते हैं और बादल बनते हैं, और फिर जब वो बहुत भारी हो जाते हैं तो वह नीचे बारिश के रूप में आते हैं। तो वर्षा का जल भी एक तरह से किससे बना है बच्चों? वाष्प से ही बना है। परंतु आप देखें कि जो वायुमंडल है हमारा, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। वायुमंडल में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, धूल कण हैं, है ना। वायुमंडल जो हमारा अशुद्ध होता है उसके कारण क्या है, जब बारिश का पानी नीचे ज़मीन पे आ रहा है तो वो जो अशुद्धियां हैं वायुमंडल में वो सब उसमें मिक्स हो जाती हैं, जिसके कारण वह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत
मतलब कि जो पूरी तरह से हीन चालक नहीं रहता, उसमें चालकता बनी रहती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए जो पहेली है उसका जो संप्रेक्षित का जब उसने प्रयोग करा तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण हुआ। तो देखें इसका आंसर देख लेते हैं कि ये देखें, पहेली ने सही सुना था, वर्षा का जल लगभग उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल। ऐसा हो सकता है कि पहेली थोड़ा सा बच्चों इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना। हाँ अब ठीक है, देखते हैं। पहेली ने सही सुना था कि वर्षा का जल लगभग उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल। तो आप समझ गए होंगे आसुत जल और वर्षा का जल उतना ही किस प्रकार, क्योंकि दोनों ही वाष्प से बने होते हैं, है ना, इसलिए वह दोनों शुद्ध हैं। ऐसा हो सकता है कि पहेली ने जो वर्षा का जल परीक्षण के लिए लिया है उसमें वायु में उपस्थित विभिन्न निलंबित कण घुले हुए हों, जिसके कारण परीक्षण वाला जल कुछ अशुद्ध हो गया हो। आसुत जल में भी कुछ अशुद्धियां मिला दी जाएं तो वह भी विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये आंसर समझ आ गया होगा कि क्यों वो जो जल उसने पहेली ने लिया था वह विक्षेपण दर्शा रहा है। ठीक, तो ये देखते हैं आप, ये साइड में यहाँ बारिश दी हुई है और ये डिस्टिल्ड वाटर जो होता है बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर को ही आसुत जल कहा जाता है। ठीक है, आसुत जल। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम इसमें। अगला क्वेश्चन जो है अपना 11th क्वेश्चन, इसमें लिखा है अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आपने यहाँ विद्युत लेपित जो वस्तुएं होती हैं उनकी सूची बनानी है। तो पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए विद्युत लेपित वस्तुएं होती क्या हैं। तो उसके लिए विद्युत लेपन जो शब्द है वो एक बार जान लेते हैं। विद्युत लेपन किसे कहते हैं? तो विद्युत लेपन बच्चों किसी धातु पर जो है कोई भी धातु जो है मान लो वह संसारित हो रही हो, संसारित का मतलब उस पर जंग लग रहा हो, है ना, तो उस पर जंग अगर लग जाता है तो वह वस्तु जो होती है वो खराब हो जाएगी, है ना, उससे वो धीरे धीरे मतलब उसका संक्षारण होएगा और वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इस तरह से उस धातु का नुकसान हो रहा है। तो धातु को बचाने के लिए दूसरी धातु का उस पर लेपन कर दिया जाता है, परत चढ़ा दी जाती है। एक परत को चढ़ा देना, परत को चढ़ाना, ये ही कहलाता है बच्चों क्या, कि विद्युत लेपन। इससे क्या होगा कि जो धातु में जंग लग सकता था वह धातु बच जाएगी, और जो दूसरी धातु आप समझ गए होंगे कि कैसी चढ़ाई जाएगी, जिसमें जंग ना लगता हो, है ना। तो ऐसे पदार्थों को उस पर चढ़ा दिया जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो गहने होते हैं, आपके परिवार में आपने देखा होगा कि चांदी के जो गहने होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं, है ना, तो उनके ऊपर सोने की भी परत चढ़ा दी जाती है ताकि वो सोने जैसे दिखाई दें। तो ये भी एक कारण होता है विद्युत लेपन का। तो विद्युत लेपित वो सभी वस्तुएं आप इसमें लिख सकते हैं कि जिसमें एक धातु की दूसरी धातु पे परत चढ़ाई गई है। ठीक, तो ये देखें इसमें आंसर जो लिखा हुआ है कि चांदी व तांबे के आभूषण, साइकिल के रिम, साइकिल का हैंडल, नल की टूटियाँ, बर्तन, हैंगर, धातु की अलमारियाँ आदि। तो ये कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ पर इनके चित्र भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग यानी कि यहाँ पर क्रोमियम धातु को इन पे चढ़ाया गया है, जैसे कि रसोई का स्टोव हो गया, नल की टूटी हो गई, कार की ग्रिल हो गई, व्हील की रिम हो गई, ठीक है, और ये बाइसिकल का हैंडल है, और ये बाइसिकल मतलब आपकी जो साइकिल है उसकी घंटी। इन सब पे कौन सी परत चढ़ाई गई है बच्चों? क्रोमियम की, जो बहुत चमकीली आपको दिखाई देती होगी, है ना, वह किस चीज़ की परत है? क्रोमियम की परत है। ठीक, इसके अलावा ये देखें इस तरफ, ये चांदी का जो मतलब कि आप लोगों को पुरस्कार मिलता है उसका वो ये कप दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्रोमियम का ही ये नल की टोंटी है, ये घड़ी है जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है, और ये कप है जिस पे तांबे की मग, जो इसमें तांबे की प्लेट चढ़ाई गई है, परत चढ़ाई मतलब, और ये चाय की पॉट है जिस पे चांदी की परत चढ़ाई गई है। ठीक, तो इस तरह से आप विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 11.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। ठीक है,
एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमने शुरुआत में ही जो क्वेश्चन करा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉपर जो होता है वह Cu2+ करके लिखा जाता है ना। तो जो अशुद्ध कॉपर की छड़ होगी वह किसके साथ जोड़ी जाएगी बच्चों? वह धन टर्मिनल के साथ जोड़ी जाएगी। इससे क्या होगा कि जो शुद्ध कॉपर है हमारा, शुद्ध कॉपर जो Cu2+ में हमें मिलेगा वह ऋण टर्मिनल पर एकत्रित होता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग आंसर पढ़ भी लेते हैं। क्या लिखा है? अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन ध्रुव से जोड़ा यानी संयोजित किया जाएगा। इससे शुद्ध कॉपर ऋण टर्मिनल यानी ध्रुव पर जमा होता जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आंसर पता चल गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो, ये विद्युत लेपन का ही दिखाया हुआ है बच्चों कि यहाँ ये तांबे की प्लेट है, जो अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ था उसी का, कि यहाँ कॉपर सल्फेट विलयन डाल के इसमें उस परत को चढ़ाया जा रहा है। तो जिस पे हमने परत को डिपॉजिट करना है, हमेशा याद रखें उसको ऋण टर्मिनल से ही आपने जोड़ना है। ठीक है, तो ये ऋण टर्मिनल, ये बड़ा वाला जो है प्लस और छोटा वाला माइनस है ना। तो आप देख सकते हैं ये माइनस वाला जो है आपका, ये माइनस वाला से जो तार जुड़ा हुआ है वो यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये तांबे की प्लेट, इस पर जो है तांबा जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा। तो बच्चों, ये विद्युत लेपन का जो पूरा प्रैक्टिकल क्रियाकलाप है ये भी क्लास में बच्चों ने किया हुआ है। इसकी भी वीडियो आपके लिए बनाई हुई है, आपके लिए लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसमें ये वीडियो देख लें ज़रूर। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस प्रकार बच्चे ने आयरन की जो प्लेट है उस पर कॉपर की प्लेट को मतलब कि कॉपर को, तांबे को चढ़ाया है परत को। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए हैं सारे क्वेश्चन, अब आपके और क्वेश्चन नहीं हैं, बस इतने ही क्वेश्चन हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें सभी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट और लाइक कर दें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।